हेलो फ्रेंड्स। यूनिवर्स को समझने के लिए एक ज़रूरी ऑब्जेक्ट है स्टार। और अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो हमें स्टार की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसी स्टार की रचना ये समझना ज़रूरी। सो वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स इनफाइनाइट। मैं हूँ कौशल जोलापरा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक स्टार की उत्पत्ति होती है नेब्यूला से। गैलेक्सीज में कई तरह के गैस क्लाउड्स होते हैं जिन्हें नेब्यूला कहा जाता है। नॉर्मली इन गैसेज में हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक, मेटालिक या फिर ऑर्गेनोमेटालिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये नेब्यूलाज इतने बड़े होते हैं कि किसी एक नेब्यूला में से हमारे सन के साइज के 1000 स्टार्स तक बन सकते हैं। नेबुलाज में जो गैसेस होती है उनकी डेंसिटी में एक इरेगुलरिटी देखी जाती है और उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ पुल करता है और गैस कोलैप्स होने लगती है। और ये कंटिन्यूसली कोलैप्स होती रहती है और कोलैप्स होने के कारण इस पे जो एक्सटर्नल प्रेशर बनता है क्योंकि गैस को कोलैप्स कर रहा है, उसके कारण उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, जो कि फिजिक्स का नॉर्मल लॉ है कि किसी भी चीज़ को हम जितना कंप्रेस करेंगे, जितना उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो ग्रेविटेशनल पुल के कारण यह गैस कंटिन्यूसली कोलैप्स होगी और इस कंटिन्यूसली कोलैप्स के कारण गैस का टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। क्लाउड का कोर क्लाउड की बाहर की सतह के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से कोलैप्स होगा क्योंकि कोर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा मिलता है। और इतनी तेज़ी से कोलैप्स होने के कारण वो तेज़ी से घूमने भी लगेगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन ज़रूरी है। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो किसी घूमते हुए बड़े स्फीयर की रेडियस को अगर हम घटा दें, यानी कि उसको कोलैप्स करें, तो उसके रोटेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। और इसी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के कारण हमारा जो क्लाउड का कोर है वो बहुत तेजी से घूमने भी लगेगा और उसके कारण उसका टेम्परेचर भी राइज होने लगेगा। कोर का टेम्परेचर जब 5000 केल्विन तक पहुंच जाएगा तब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के फॉर्म में बिखरने लगेंगे और जब कोर का टेम्परेचर 10,000 डिग्री पे होगा तब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होगा और क्लाउड एक स्टार की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। और स्टार की इस अवस्था को हम प्रोटोस्टार भी कह सकते हैं। इस कंडीशन में स्टार पर दो प्रकार के फोर्स कार्यरत होते हैं। पहला, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो रेडिएशन और गैस प्रेशर होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में कार्यरत होता है। और दूसरा, जो ग्रेविटी के कारण यानी कि ग्रेविटेशनल पुल, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्टार को अंदर की तरफ कोलैप्स कर रहा होता है। और जब ये स्टार अपनी स्टेबल कंडीशन में होता है तो ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं और इस तरह का इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। और इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के कारण स्टार अपने शेप में बने रहता है और इस तरह से एक स्टार की उत्पत्ति होती है। स्टार को अपने मेन शेप में आने के लिए कई बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। सूर्य को उसके वर्तमान शेप में आने के लिए अराउंड 15 बिलियन ईयर लगे थे। तो इस तरह से एक नेबुला में से कई बिलियन ईयर की प्रक्रिया के बाद एक स्टार का जन्म होता है और वो अपनी लाइफ साइकिल में आगे बढ़ता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल फिजिक्स इनफिनिट को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।